तो पार्ट 33 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हेइन कहती कि मैंने तुमसे अगले जन्मों में शादी करने का कहा था, अभी नहीं। वो रीजन पूछता है तो हेइन उसे बता देती कि मैंने कल यूनसोंग को तुम समझ लिया था, इसलिए मैं उसके कार में बैठी थी क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम थे। पहले तो बस मेरी मेमोरी जाती थी और अब तो मैं तुम्हें भी नहीं पहचान पा रही हूँ। जो सुन हिनवू को समझ आता है क्यों कल हेइन ने उससे पूछा था कि क्या तुम हिनवू हो, और आज सुबह भी वो उसके चेहरे को इसीलिए टच कर रहे थे उसे हिनवू का चेहरा याद रहे। हेइन कहती कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मेरी कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई तो मुझे छोड़कर चले जाना, शायद वो टाइम थोड़ा जल्दी आ गया। ये कहते हुए हेइन और सुनते हुए हिनवू बहुत दुखी होते हैं। हेइन कहती कि मुझे तो ये भी पता नहीं होगा कि तुम असली में हो या नहीं, या कोई सपना है या हेलुसिनेशन। आगे मैं किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो सकती, इसलिए आई एम सॉरी, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती। ये बोलकर हेइन कार में बैठ जाती है जहाँ दोनों ही बहुत ज्यादा रोते हैं। इधर डिटेक्टिव कोनान भी योंगदुरी पहुंच गया था जहाँ वो बॉम्जांडी को ड्रोन से लिया हुआ फुटेज दिखाता है, इसमें वो चेयरमैन पे नजर रख रहा था। अभी वहाँ पर भागते हुए मिस्टर सॉन्ग और उसके दोस्त आते हैं क्योंकि मिस्टर सॉन्ग की माँ कहीं चली गई थी। बॉम्जा से पूछते हैं पर इन्होंने भी नहीं देखा था। एक दोस्त कहता है कि शायद वो फिर से पहाड़ की ओर चली गई होगी क्योंकि वो ऐसे ही कई बार पहाड़ों की ओर चली जाती थी, पर अभी थोड़ी देर में रात होने वाली थी, इसलिए मिस्टर सॉन्ग उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। अभी बॉम्जा आंटी आइडिया देती है ड्रोन से उन्हें ढूंढने का, तो डिटेक्टिव कोनान लग जाता है काम पर। ड्रोन को पहाड़ों के ऊपर ले जाता है जहाँ एक पहाड़ की चोटी पर मिस्टर सॉन्ग की मॉम बैठी हुई थी, तो उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मिस्टर सॉन्ग तो बॉम्जा आंटी को गले ही लगा लेते हैं जिससे बॉम्जा आंटी की हार्ट बीट तो फास्ट हो जाती है। देन मिस्टर सॉन्ग उन्हें घर ले आते हैं। देन मिस्टर सॉन्ग एंड बॉम्जा आंटी बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों अपने मॉम डैड के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। बॉम्जा आंटी बहुत दुखी होती है क्योंकि उन्होंने घर छोड़ने से पहले थोड़ा गुस्से में उन्हें कह दिया था कि मैं अब आपके फ्यूनरल में ही आऊंगी, पर अभी उनकी हालत के बारे में सोचकर बॉम्जा आंटी बहुत दुखी होती है कि ऐसे टाइम में भी वो अपने डैड का देखभाल नहीं कर सकते। तो मिस्टर सॉन्ग उन्हें कंसोल करते हैं। इधर चेयरमैन को फिर से गलत मेडिसिन दी जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक ना हो, लेकिन ग्रैंडपा तो मेडिसिन खाने का ड्रामा करते हैं। मेड के जाने के बाद वो अपने मुंह से टैबलेट बाहर निकाल लेते हैं और उन मेडिसिन को वो अपने एक सीक्रेट अलमीरा के अंदर बॉक्स में रख देते हैं। इधर हिनवू हेइन के फैमिली के साथ बैठकर डिस्कस करने लग गया था कि आखिर वो पैसे क्विंस फैमिली के घर में कहाँ हो सकता है, क्योंकि 900 बिलियन वॉन रखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। इनकी मॉम कहती है कि क्या हमारे घर में कोई सीक्रेट जगह है जिसके बारे में हमें पता ना हो, और शायद हो सकता है कि वो पैसे वहीं पर हो। हिनवू बताता है कि उनके घर के ब्लूप्रिंट में ऐसी कोई जगह नहीं मिली। तभी हेइन कहती है कि कल मुझे ग्रैंडपा ने एक अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर जंग छिड़ जाए तो मेरे घर वापस आ जाना, क्योंकि हमारे यहाँ एक एयर रेड शेल्टर है, वहाँ छुप सकते हो। और एयर रेड शेल्टर का मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ इमरजेंसी के वक्त लोग छुप सकते हैं। इनके डैड बताते हैं कि हमारे घर में भी एक ऐसी जगह है, पैनिक रूम, मगर उनके घर में वो पैनिक रूम कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, उस बारे में ग्रैंडपा ने इन सभी को कभी नहीं बताया था। ना ही उनके घर के फ्लोर प्लान या ब्लूप्रिंट में वो पैनिक रूम कहीं भी नहीं था। पर हिनवू कहता है कि शायद कोई सीक्रेट फ्लोर प्लान भी हो सकता है, इसने इनका घर डिजाइन किया था, वो तो इसके बारे में जानता ही होगा। पर इधर यूनसोंग और सियोली भी सोचने में लग गए थे कि अगर बटलर ने जो कहा वो सच है, फिर इस घर में पैसे कहाँ हो सकता है। तभी यूनसोंग को याद आ जाता है कि जब वो इनके घर पहली बार आया था तब सुचोल ने उनके घर के डिजाइन के बारे में बात करते हुए उस पैनिक रूम की भी बात की थी। सियोली कहती कि मैंने भी सुना है कि एक पैनिक रूम तो इस घर में है, पर कहाँ पे है ये नहीं पता। इधर सुचोल अपने टीम के साथ गाँव की पहरेदारी करने लग गया था कि तभी वो लोग गाँव के अंदर आने वाले ब्रिज के सामने किसी को कार से उतर कर आते हुए देखते हैं। सुचोल तो डर के मारे पुलिस को कॉल करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो लाइट के पास आती है देखते हैं कि वो तो दाहाई थी गोनू को साथ लिए। उन्हें देखकर सुचोल तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और भाग के जाकर दाहाई को गले लगा लेता है, और गोनू को वापस देकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले सीन में ये तीनों मॉम डैड के सामने होते हैं। दाहाई उनके सामने वो गोल्डन स्टैचू रख देती है और उन्हें सॉरी कहती है और बताती कि जो पैसे वो लेकर गई थी वो सब फ्लाइट, होटल एंड यूएस में अपार्टमेंट खरीदने में खत्म हो गए और वो जल्दी ही पैसे वापस कर देगी। लेकिन हेइन की मॉम तो उस पर काफी भड़कती है, पर मैटर अभी ज्यादा ना बढ़े इसलिए हिनवू के डैड और बाकी सब भी उन्हें अभी के लिए सोने जाने के लिए कहते हैं। हिनवू के डैड दाहाई के लिए एक दूसरा रूम दे देते हैं, बल्कि मॉम कहती है कि मैं इस लड़की को और इस चीज को नहीं देख सकती यहाँ पे, इसीलिए तुम दोनों निकल जाओ। इस पर सुचोल कहता है कि मॉम ये कोई चीज नहीं है, ये मेरा बेटा गोनू है, और वैसे भी ये घर हमारा नहीं है तो आप इसे कैसे जाने के लिए कह सकती हो। इस पे मॉम कहती है कि तो तुम अब किसी और के बच्चे के साथ रहना चाहते हो। जो सुन सुचोल पहली बार हिम्मत करके अपनी मॉम से कहता है कि गोनू मेरा बेटा है, मैंने खुद अपने हाथों से इसका अम्बिलिकल कॉर्ड काटा था, हर रात मैंने लोरी सुनाकर इसे सुलाया है, अपने हाथों से नहलाया है। इवन गोनू ने पहले माँ कहने की जगह मुझे सबसे पहले पापा कहकर बुलाया था, इसीलिए ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। बोलकर वो दाहाई को लेकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ गोनू को सुलाने के बाद दाहाई कहती कि मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है, तुम्हें मेरा एज पता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो हम लोग पहले की तरह एक दूसरे को नहीं बुला सकते। सुचोल कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दाहाई कहती पर मुझे फर्क पड़ता है, मैं यहाँ वापस तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारी फैमिली से जो सब लिया था वो वापस करने आई थी, और वो जुन्ने तुम्हें फंसाने का प्लान करके गया है जिससे तुम्हें जेल हो सकती है। सुचोल काफी इमोशनली कहता है कि तो तुम यही बताने आई थी। दाहाई कहती मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैंने तुमसे शादी किया था तुम्हारा सब कुछ लूटने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम कितने स्टूपिड हो, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतने अच्छे तरह से ट्रीट करोगे। दाहाई भी रोते हुए उसे बताती कि तुमने मेरा कितना ख्याल रखा, आज तक किसी ने भी मेरी इतनी केयर नहीं की, मैं कभी भूल नहीं सकती तुमने मेरा कितने अच्छे तरह से ख्याल रखा। सुचोल कहता है कि तो तुम यही बताने आई थी, और बताने के बाद क्या तुम चली जाओगी। दाहाई कहती कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहने का मेरा कोई हक नहीं है। पर सुचोल उसे इतना प्यार करता था, कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों आई हो, पर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं और मेरे बेटे को दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। दाहाई कहती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। सुचोल कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में सुचोल को अपने से एज में बड़ी लड़कियां पसंद नहीं थी, पर दाहाई ने अपनी शादी से पहले
उससे झूठ कहा था कि वो उससे छोटी है, इसीलिए दाहाई उसे बार बार ये कह रही थी। पर सुचल को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोते हुए दाहाई को गले लगा लेता है और दाहाई को भी अपनी गलती रियलाइज हो गई थी, इसीलिए दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। इधर हेइन जो कि सियोल में थी, हिनवू के ऑफिस जाने के बाद वो उस रिंग को पहन कर देखती है जो उसे काफी पसंद आता है और वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अभी भी हिनवू को उसका रिंग साइज याद था। और तभी हिनवू अपने रूम में वापस आ जाता है क्योंकि वो कोई चीज भूल गया था। उसके आने की आवाज सुनकर हेइन उस रिंग के बॉक्स को बंद कर देती है, पर रिंग निकालने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए अपने हाथ छुपा लेती है। पर हिनवू तो उस रिंग को ही लेने आया था क्योंकि वो इसे वापस करने वाला था, पर रिंग तो बॉक्स में थी नहीं, इसलिए हेइन उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे डायरेक्टली बता नहीं पा रही थी, इसीलिए वो जाने लगती पर फिर वापस आती है और उसके सामने ही रिंग निकालकर उस बॉक्स में रख देती है। हिनवू देखकर शॉक्ड होता है। हेइन कहती है कि मैं बस ये डिजाइन देख रही थी और बस इसे एनालाइज करने के लिए पहना था, तो ये रिंग मुझे बहुत पसंद आई, इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है और कोई बात नहीं, इसलिए कुछ और मत समझ लेना। ये कहकर वो काफी एम्बैरेस होकर अपने रूम में चली जाती है। हिनवू तो इससे काफी खुश होता है, स्माइल करते हुए कहता है कि डोंट वरी, तुम चाहो तो इसे और अच्छे से एनालाइज कर सकती हो, मैं आज इसे वापस नहीं करूंगा। ये कहकर वो बहुत ही हैप्पी होकर अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ वो यांग की हेल्प से हेइन के घर के डिजाइनर के बेटे के पास से उनके घर का सीक्रेट फ्लोर प्लान निकाल लेता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि पैनिक रूम का दरवाजा उनके घर में जो लिफ्ट है उसके पीछे वाली दीवार में है, जिसे ओपन करने के लिए लिफ्ट का एक सीक्रेट बटन प्रेस करना होता है और वो कहाँ है ये भी इन्हें पता चल जाता है। पर सियोली तो इन्हें घर के अंदर आने नहीं देगी। इधर हम देखते हैं कि योनसोंग ने भी कुछ लोगों को बुलाकर पूरे घर की छानबीन करवा रहा था पैनिक रूम को ढूंढने के लिए। इधर हिनवू बताता है कि मैंने ग्रैंडपा के डॉक्टर से बात, इन्होंने मुझे बताया कि ग्रैंडपा का सही से इलाज नहीं हो रहा है, इवन उन्हें सही दवाइयां भी नहीं दी जा रही है, जो सुन सभी को उनकी फिक्र होती है। तो हिनवू कहता है कि हमें पुलिस में सियोली के खिलाफ कंप्लेंट करना होगा और कल ही हम पुलिस को साथ लेकर उस घर में जाएंगे। इधर ग्रैंडपा मेड के सामने दवाई खाने की एक्टिंग करते हैं और फिर अपने सीक्रेट अलमीरा में छुपा देते हैं, लेकिन आज उन्हें सियोली ऐसा करते हुए देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि चेयरमैन को अपनी मेमोरी वापस मिल गई है। तो सियोली उन्हें धमकाने लग जाती है सीक्रेट फंड के बारे में बताने के लिए, और ग्रैंडपा उन्हें कुछ नहीं बताते। ग्रैंडपा आधी रात को जाग जाते हैं और हेइन के बताए पेन में कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फिर व्हीलचेयर के साथ अपने रूम से बाहर आते हैं और अपने बच्चों को याद करके व्हीलचेयर लेकर सीढ़ियों से गिर देते हैं ताकि उनकी फैमिली सियोली से बच सके। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब हिनवू हेइन की फैमिली के साथ यहाँ पर पहुंचता है, पहले से ही पुलिस एंड एम्बुलेंस को देखकर ये लोग हैरान होते हैं कि हिनवू ने जिन ऑफिसर्स को बुलाया था वो लोग नहीं आए थे। तो अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा की मौत हो चुकी है, जो देख सभी लोग शॉक्ड एंड सैड होते हैं। जिसके बाद इनका फ्यूनरल शुरू होता है और क्योंकि अब ग्रैंडपा नहीं रहे तो उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी कोई काम की नहीं रही थी, यानी सियोली का अब कोई कंट्रोल नहीं था क्वींस ग्रुप पर और हेइन की फैमिली को उनका स्टेटस वापस मिल गया था। लेकिन ग्रैंडपा की मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, इसलिए सब लोग उनका फ्यूनरल अटेंड करने के बाद घर लौटते हैं, जहाँ सामने सियोली को देखकर होमजा आंटी उन्हें गुस्से में मारने जा रही थी, पर हेइन उसे रोक लेती है। सियोली अपना ड्रामा चालू करती है कि ये सब बाद में भी हो सकता है, तो ये सभी चेयरमैन की फोटो लेकर पूरे घर में घुमाते हैं। आखिर में वो सभी लिफ्ट में आते हैं, तो हिनवू सीक्रेट बटन को प्रेस करता है, जिससे लिफ्ट की पीछे वाली दीवार खुल जाती है और वो लोग पैनिक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पैनिक रूम के अंदर देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, पर एपिलॉग में हमें दिखाया जाता है जिस दिन हेइन और उसके भाई के साथ वो समंदर वाला हादसा हुआ था, उस दिन उसी बीच पर हिनवू अपने मरीन कॉर्प्स कैंप में आया था और उसने हेइन और उसके भाई के बोट को पलटते हुए देखा था। तभी वो उन्हें बचाने के लिए समंदर में चला गया था और हेइन को हिनवू ने ही बचाया था, यानी योनसोंग ने हेइन से झूठ कहा था कि बचपन में उसने हेइन को बचाया था। इसी के साथ एपिलॉग यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।